My name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics वाला। बेटा आज मैं आपके लिए लाई हूँ कॉन्सेप्ट मैपिंग की सीरीज में लेक्चर चैप्टर नंबर 1 ऑफ द क्लास 12 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। बेटा हम लोग इस सीरीज के थ्रू आपको हर चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देंगे ताकि विच इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। तो ये सीरीज आप प्लीज प्रॉपर्ली हर एक लेक्चर हर चैप्टर की देखना विच इज वेरी वेरी फ्रूटफुल बेटा, बिकॉज हर चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम एक जगह इकट्ठा करके आपको दे रहे हैं। तो बेसिकली इससे आपका प्रॉपर्ली बोर्ड रिवीजन हो जाएगा। फाइन, सो आई होप यू विल बी अटेंडिंग every lecture of this series, right? शुरू करते हैं आज का लेक्चर विच इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें आज हम लोग शुरू करेंगे विद द टॉपिक सेट्स। अब आप बोलोगे मैम हमेशा सेट से शुरुआत होती है बेटा, अगर हमें कभी भी जब टीचर ने ऐसे पढ़ना सिखाया था ना, ऐसे लिखना, तो हमेशा उसने सबसे पहले एबीसीडी सिखाई थी। तो सेट्स हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके पढ़े बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, राइट। तो व्हाट इज सेट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करें दैट मींस एग्जांपल कलेक्शन ऑफ वोवेल। अगर हम बोले तो कलेक्शन ऑफ वोवेल को हम लोग कहेंगे तो क्या हो जाएगा? सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, तो क्या क्या आ जाएगा बेटा? ए ई आई ओ यू। तो यहां पे जब हमने लिखा तो ये आपकी फॉर्म कौन सी कहलाती थी बेटा? रोस्टर फॉर्म। क्या कहलाती थी? रोस्टर फॉर्म, राइट। दूसरी बेटा अगर इसी को मैंने प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखा दैट एक्स इज अ वोवेल, तो बेटा ये आपकी कहलाएगी व्हाट यू कैन से सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाएगी बच्चा पार्टी? सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एलिमेंट्स लिख देते हैं, यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू फॉर्म्स ऑफ द सेट्स, राइट। फॉर्म्स का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस चैप्टर में फॉर्म्स का यूज आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वी हैव ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जैसे हमने कुछ एलिमेंट्स को लिख लिया, पैरेंथेसिस में इंक्लोज कर दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया, ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। यही लिखा है ऑर्डर्ड पेयर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड रिटन इन पैरेंथेसिस। जैसे मैंने दो एलिमेंट लिखे ए कॉमा बी, कॉमा से सेपरेट किया और पैरेंथेसिस से इंक्लोज कर दिया, दिस इज व्हाट ऑर्डर्ड पेयर, राइट। यहाँ पे ए कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड बी कहलाता है बेटा सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बी क्या कहलाएगा? सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। दिस इज व्हाट यू कैन से ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इक्वालिटी की बात करें कि अगर मेरे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं ए कॉमा बी इज इक्वल टू अगर सी कॉमा डी दिया हुआ है, उस केस में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर विल बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर। That means you can say that A is equals to C हो जाएगा and B is equals to D हो जाएगा। So this is what ordered pair. For example, if x minus 2 comma y plus 3 is equals to 7 comma 6, right? So from here, what is the first element? X minus 2. What is the first element? 7. So x minus 2 will be 7. So x will be 9. Y plus 3 is equals to 6. So y is equals to 3. So this is how we get the values of x and y. ठीक है? So this is what equality of ordered pairs. ठीक है? बढ़ते हैं आगे। Next we have Cartesian product. Cartesian product क्या होता है? बहुत ही important है, प्लीज ध्यान से देखना बेटा। कि मेरे पास अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स है A and B, then the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B. किससे डिनोट करते हैं बेटा? A क्रॉस B से, जिसके अंदर जो आते हैं सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, राइट। क्या आते हैं इसके अंदर बेटा? सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, जहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट A से बिलोंग करेगा, A बिलोंग्स टू सेट A, एंड जो सेकेंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट B से बिलोंग करेगा, दैट मीन्स B बिलोंग्स टू सेट B हो जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा मेरे पास ये एक सेट A है और दिस इज योर सेट B। हियर वी हैव A B C 1, 2, राइट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ A कनेक्ट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ B। अगर मैं A क्रॉस B निकालती हूं तो इस केस में A क्रॉस B क्या हो जाएगा? A कनेक्ट होगा 1 के साथ B, A कनेक्ट होगा 2 के साथ B। दैट मीन्स A, 1
a comma 2. So first ordered pair a comma 1, second will be a comma 2. फिर b comma 1, b comma 2. That means b comma 1, next is b comma 2. Next beta we have c comma 1, c comma 2. So c comma 1, c comma 2. तो ये आपका a क्रॉस b आ चुका है, राइट? तो जब मैं b क्रॉस a निकालूंगी उस केस में फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा? सेट b का, एंड सेकेंड एलिमेंट किसका होगा? सेट a का. So in that case, this is how we'll calculate the Cartesian product. So from here we can say one thing कि A cross B कभी भी B cross A के इक्वल नहीं होता. Clear हो गई बात? Fine. So this is what about Cartesian product. Let's move forward. Next बेटा relations. Now start here from here हमारा chapter start होता है, that is relations and functions. अभी तक हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था क्लास 11th का. Relation क्या है? A relation R from non-empty set A to non-empty set B is the subset of the Cartesian product of A and B. क्या है बेटा? ये Cartesian product A क्रॉस B का सबसेट होता है. क्या? रिलेशन. यानी कि जो भी आप A क्रॉस B निकालते हो उसमें से कुछ एलिमेंट्स हम निकाल के रिलेशन बना देते हैं. अब वो कुछ एलिमेंट्स का सिलेक्शन कैसे होता है वो देखते हैं. ठीक है? The subset is derived by describing a relationship. Relationship हम लोग derive करते हैं between the first and second elements of ordered pair. जो भी ordered pair है उसके first और second element के बीच में कोई ना कोई relationship हम derive करते हैं, तब जाके हम लोग उन elements का selection करते हैं. For example, ध्यान से देखना बच्चा, जैसे set A है इसमें प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4, 5. सेट B में प्रेजेंट है 1, 4, 36, 16, 25, 49. राइट? मैंने बोला एक रिलेशन R है, करेक्ट? रिलेशन R में भी बेटा जो आते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, A, B ऑर्डर्ड पेयर्स. अब हमें यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट A एंड सेकेंड एलिमेंट है सेट B, मुझे रिलेशनशिप बताना पड़ेगा कि किस रिलेशनशिप को हम यूज करके एलिमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे. तो रिलेशनशिप क्या है? सच दैट B is equals to A square. यानी कि सेकेंड एलिमेंट शुड बी द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हम A लेंगे वो सेट A से ले रहे हैं, एंड जो B ले रहे हैं वो सेट B से ले रहे हैं. समझ में आया? एक रिलेशन है A, B, राइट? रिलेशन R में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे A, B. वो क्या सेटिस्फाई करेंगे बच्चा? जो सेकेंड एलिमेंट होना चाहिए वो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, जो A बिलोंग करना चाहिए सेट A से, B बिलोंग करना चाहिए सेट B से. सो रिलेशन R, A स्क्वायर करने पे B आ जाए. मेरा बच्चा 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, ऑफ कोर्स आता है. दैट्स व्हाई 1, 1 को हम इसमें यूज करेंगे, राइट? मेरा बच्चा 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, तो वी विल राइट हियर 2, 4. 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, बट 9 इज नॉट प्रेजेंट, तो 3 रिलेशनशिप में नहीं आएगा. गेटिंग अ पॉइंट? नेक्स्ट, 4 स्क्वायर करने पे 16 आता है, 16 इज प्रेजेंट इन सेट B, सो 4, 16, राइट? 5 का स्क्वायर करने पे 25 आता है, तो 5, 25 आएगा बिकॉज 25 इज प्रेजेंट इन सेट B. बाकी 49 नहीं आएगा, 36 नहीं आएगा बिकॉज 6 और 7 प्रेजेंट नहीं है. सो दिस इज हाउ रिलेशन इज डिराइव्ड. समझ आ गया? तो रिलेशनशिप कैसे डिराइव होता है? दिस इज द सबसेट यू कैन से. जब आप A क्रॉस B निकालोगे तो उसमें ये ना कहीं एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो सबसेट भी है. और यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप होती है. उस रिलेशनशिप को जो सेटिस्फाई करते हैं वही उस रिलेशनशिप में आते हैं. सीधी सी बात है कि नहीं भाई? कोई कंडीशन दी गई है, अगर वो संतुष्टि है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए, अदरवाइज नहीं आएंगे. दिस इज व्हाट अबाउट अ रिलेशन. आई होप रिलेशन क्लियर हो गया होगा, राइट? नहीं क्लियर हुआ है? चलो एग्जाम्पल देती हूँ. आप बोर्ड पे देख सकते हो ये सीरीज कभी ना कभी तो प्लेयर्स रहे होंगे. अब आप बोलोगे मैम कौन सी पुरानी सदी की हो, ये आईपीएल की टीम के मेंबर्स भी बदल चुके हैं. बट बेटा मेरे लिए जब हम आईपीएल देखते थे तो यही होता था. वी नो वेरी वेल विराट कोहली कैप्टन ना से प्लेयर तो बोल सकते हैं. मैंने क्या बोला?
दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी, राइट. रिलेशन में ले रही हूं ए कॉमा बी, राइट. ए इज द member of the team B. सिंपल, कैप्टन नहीं ले रही हूं, मेंबर तो होगा, ठीक है. अब विराट कोहली किसका मेंबर है? आरसीबी का, यानी कि विराट कोहली किससे कनेक्ट होगा? आरसीबी के साथ. तो जो पहला एलिमेंट आएगा इस रिलेशन के अंदर, दैट इज विराट कॉमा आरसीबी. ठीक है, समझ में आ गई. फिर एमएस धोनी किसका प्लेयर है? चेन्नई सुपर किंग्स का. तो सेकेंड एलिमेंट जो आएगा दैट इज धोनी कॉमा सीएसके. फिर थर्ड, रोहित शर्मा किसका प्लेयर है? मुंबई इंडियंस का. तो आर कॉमा मुंबई इंडियंस. सो दिस इज हाउ अ रिलेशनशिप डिफाइंड. सारे एलिमेंट्स नहीं आए, मैंने ए क्रॉस बी नहीं निकाला. जो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे थे कि ए इज द मेंबर ऑफ द टीम बी, उन्हीं एलिमेंट्स को मैंने इसमें लिया है. तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने वाली तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट है. विराट आरसीबी, धोनी सीएसके एंड रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस. सो दिस इज हाउ ये रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे थे, तो हमने एलिमेंट्स को उठा के इस रिलेशनशिप में डाल दिया. तो इस तरीके से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट आता है डोमेन ऑफ द रिलेशन. डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिलेशन. जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं they are called domain. Clear है? The set of all the first element in relation from set A to set B is called the domain of the relation R. Next, codomain and range. ठीक है, codomain क्या है? The set of, अगर मेरा relation set A to set B defined है, अगर मेरा relation set A to set B defined है, तो complete set B होता है कोडोमेन. कंप्लीट सेट बी क्या होता है? कोडोमेन होता है. यही बोला है. द सेट ऑफ ऑल दी सेकेंड एलिमेंट्स. फर्स्ट एलिमेंट्स तो क्या है? डोमेन है. सेकेंड एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? रेंज हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे बेटा? रेंज हो जाएंगे. द सेट ऑफ ऑल दी सेकेंड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन आर. जितने भी सेकेंड एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? रेंज ऑफ रिलेशन आर. राइट. द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन. जो कंप्लीट सेट बी होगा वो क्या होगा? आपका कोडोमेन हो जाएगा. राइट. रेंज हमेशा किसका सबसेट हुआ? कोडोमेन का. तो सिंपल सा फंडा है भाई, सेट ए टू सेट बी अगर रिलेशन डिफाइन तो सेट बी आपका कोडोमेन, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकेंड एलिमेंट रेंज. क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से. राइट. चलो, क्वेश्चन हमारे पास है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी. सीधा सा फंडा है, उसने बता दिया ए टू बी आपका रिलेशन डिफाइन है. तो अगर ए टू बी है तो कंप्लीट सेट बी क्या हो गया? कोडोमेन. कंप्लीट सेट बी हो गया आपका कोडोमेन. तो अगर क्वेश्चन कोडोमेन पूछे दैट इज सेट बी विच इज 2, 10, 28, 65, 126, 228. पहली बात तो क्लियर हो गई. सीधी सी बात है, कोडोमेन सबसे ज्यादा आसान है. राइट. अब डोमेन और रेंज बतानी है. उसके लिए रिलेशन x, y, y is equals to x cube plus 1 where x belongs to set A and y belongs to set B. ये आपको दिया हुआ है. x A से बिलोंग करता है, y B से बिलोंग करता है. तो बेटा आपका सिंपल सा फंडा है, सॉरी, 1 का क्यूब करने पे 1 आएगा. 1 प्लस 1 2, 2 इज प्रेजेंट, सो 1, 2. 2 का क्यूब करने पे 8, 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्रेजेंट नहीं है तो 2 के साथ कोई कनेक्शन नहीं. 3 क्यूब 27 प्लस 1 करने पे 28 है. सॉरी क्लास, 3, 28. नेक्स्ट 4 का क्यूब करने पे 64 प्लस 1, 65 इज देयर, दैट मीन्स 4, 65. नेक्स्ट बेटा 5 का क्यूब करने पे 125 आएगा, 125 प्लस 1 करने पे 126 आएगा एंड 126 प्रेजेंट है, दैट्स 5, 126. नेक्स्ट 6 क्यूब करने पे 216 एंड 216 प्लस 1 करने पे 217, नॉट देयर, सो वी कैन नॉट टेक 6. तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स आ गए.
राइट। 1 का कनेक्शन बना, 2 क्यूब करने पे 8 + 1 9 आएगा, 9 नहीं है तो 2 का कनेक्शन नहीं है। 3 का कनेक्शन बना, 4 का बना, 5 का बना, 6 क्यूब करने पे 216 + 1 करने पे 217 इज नॉट देयर, सो नहीं आएगा, राइट। तो ये आपका रिलेशन आ चुका है। अब हमें निकालना है डोमेन। तो डोमेन अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1 3 4 5, दिस इज योर डोमेन। 1 3 4 5 डोमेन। रेंज क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट्स 2 28 65 126, 2 28 65 126। तो बेटा आपका डोमेन हो गया फर्स्ट एलिमेंट्स, रेंज हो गया सेकेंड एलिमेंट्स। अगर रिलेशन सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है तो कंप्लीट सेट बी हो गया कोडोमेन। सो आई होप यू ऑल आर वेरी कंफर्टेबल डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ रिलेशंस। कितने रिलेशंस बनेंगे? अगर आपके पास सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स है, सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b होगा 2⁻mn। एग्जाम्पल, इफ सेट a में 2 एलिमेंट्स है, सेट b में 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो बनेगा फ्रॉम सेट a टू सेट b, दिस इज 2⁻mn, 2⁻2 into 3, 2⁻6, and answer will be 64. Easy, simple formula based thing. Next आता है बेटा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इट्स वेरी इजी, जस्ट बदल दो भाई, डोमेन रेंज को इंटरचेंज कर दो। कैसे? लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इनवर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए। अगर आर आपका ए टू बी है तो आर इनवर्स हो जाएगा आपका बी टू ए। फर्स्ट थिंग, आगे इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ आर। ठीक है, आर इनवर्स क्या हो जाता है, y, x। अगर x, y आर से बिलोंग करता है, जैसे आप देख सकते हो आर 2, 3 था, 4, 5 था, -6, -2 था, तो आर इनवर्स में जस्ट रिवर्स हो जाएगा 2, 3 का 3, 2, 4, 5 का 5, 4, -6, -2 का -2, -6। तो डोमेन ऑफ आर बन जाती है रेंज ऑफ आर इनवर्स, एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स बन जाती है डोमेन ऑफ आर। यू कैन सी फ्रॉम हियर, राइट। तो जस्ट पलट दो, एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, दैट्स ऑल। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशंस के कितने टाइप्स हैं, बहुत ही मजेदार है, इंपॉर्टेंट भी है। पहला टाइप, नल रिलेशन। नल रिलेशन मतलब जैसे सेट ए में 1 2 3 4 प्रेजेंट है, सेट बी में बेटा मैंने ले लिए 3 7 5 11, राइट। मैंने रिलेशन लिया a, b, वेयर a स्क्वायर करने पे b आ जाए, a बिलोंग करे सेट a से एंड b बिलोंग करे सेट b से, तो a स्क्वायर करने पे b आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 है, नॉट प्रेजेंट। 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, नॉट प्रेजेंट। 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, नॉट प्रेजेंट। 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है, नॉट प्रेजेंट। दैट मीन्स अगर रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आया तो ये कैसा हो गया, नल सेट हो गया। तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं नल रिलेशन। क्लियर है? अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में नहीं आएगा, दैट मीन्स वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, नल रिलेशन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता है, रिलेशन आर इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी इफ x, x अगर x a से बिलोंग करता है, x, y है तो x इज इक्वल टू y होना चाहिए, यानी कि हर एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना चाहिए, राइट। अगर सेट a में 1 2 3 है, राइट, जैसे सेट a के अंदर 1 2 3 है तो रिलेशन के अंदर इट शुड बी 1, 1 2, 2 एंड 3, 3 ही होना चाहिए। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। दैट इज योर आइडेंटिटी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इज वेरी इजी बेटा, कि अगर आपका आर रिलेशन a क्रॉस a इक्वल हो जाए, जैसे आप बोलते हो कि मैम रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, राइट। अगर मेरा पूरा का पूरा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो उस केस में हम उसको बोल देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। दैट इज रिलेशन अगर a क्रॉस a के इक्वल हो जाए, या अगर a से b रिलेशन डिफाइन था तो रिलेशन r a क्रॉस b के इक्वल हो जाए, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इजी, नेक्स्ट फॉरवर्ड। नेक्स्ट आता है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, प्लीज मार्क दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से देखना बिकॉज इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है? इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सेट का हर एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना चाहिए। क्या बोलता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? कि सेट का हर एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेट ए में मेरे पास 1, 5, 7, A, B ये सब है तो रिलेशन R 1,1 होना चाहिए, 5B खुद से कनेक्ट होना चाहिए, 7B खुद से कनेक्ट होना चाहिए, A भी खुद से कनेक्ट होना चाहिए, P भी खुद से कनेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन है, इन दैट केस दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अगर हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो खुद से कनेक्ट ना हो, उस केस में हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे 1,1, 5,5, 7,7, A, P, then 1, P, then 5, Q। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ऑफ कोर्स रिफ्लेक्सिव है। इट डजंट मैटर कि 1, P और 5, Q भी आ गया, कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि भाई अगर हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड वाला प्रेजेंट है, 1,1 है, 5,5 है, 7,7 है, A है, P है, अगर हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, उस केस में हम इसको बोल देंगे रिफ्लेक्सिव, लेकिन इसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था कि हर एलिमेंट सिर्फ खुद से कनेक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी दोनों है, सेकंड वाला सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है। थर्ड एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं 1,1, 5,5, A, P, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन? बिकॉज यहां पे 7,7 मिसिंग है, यहां पे कौन नहीं है? 7,7 नहीं है, तो उस केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि यहां पे किसकी एब्सेंस दिखाई दे रही है? 7,7 इज नॉट देयर, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? नेक्स्ट बच्चा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है? A relation R is said to be symmetric if x, y रिलेशन में है तो y, x भी रिलेशन में होना चाहिए। भाई मैं तेरा भाई तो तू भी मेरा भाई होना चाहिए। ये सिमेट्रिक बोलता है कि अगर a, b रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। मैं आपसे बोलूं a is the brother of b, तो b भी तो a का ब्रदर होगा, हाँ या ना? यानी कि ये आपका कैसा हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिंपल उसने बात बोली कि अगर मेरे पास कोई भी रिलेशन है, ध्यान से देखना, सेट ए है आपके पास 1, 2, 3, सेट बी है आपके पास Q, P, R, तो रिलेशन R अगर मैंने 1, Q बोला, ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग B, मैं सेट ए ही ले लेती हूं, ठीक है। तो ये रिलेशन में जो भी है 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। अगर 1, 2 रिलेशन में है तो 2, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, तब हम इसको सिमेट्रिक बोलेंगे। 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए, 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके से है, आपने देखा कि 1, 2 रिलेशन में है तो 2, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस केस में से हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक, हर किसी के लिए। 1, 2 के बाद हमें 1, 3 दिखा तो हमने 3, 1 की तलाश करी है तो ये सिमेट्रिक है। 2, 3 देखा तो मेरी तलाश शुरू होगी तुरंत 3, 2 के लिए। अगर ऐसा है तो ये सिमेट्रिक है। तो दिस इज व्हाट सिमेट्रिक रिलेशन। अगर A, B रिलेशन में है तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए, ऐसा सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर। किसकी तरफ जा रहे हैं हम लोग? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है? अ रिलेशन आर ऑन एंड गो गिवन नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ A, B रिलेशन में है एंड B, C रिलेशन में, देन A, C भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर A, B रिलेशन में है, B, C रिलेशन में है तो उस केस में A, C भी रिलेशन में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे आप इस रिलेशन में देखो 1, 2 रिलेशन में दिखाई दे रहा है ऑफ कोर्स, फिर 2, 3 भी रिलेशन में है, ठीक है।
तो उस केस में 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए है, देन 1,3 शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा है उसी केस में हम लोग इसको बोलेंगे कि यह आपका कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जैसे ये 3 लोग हैं, ठीक है, दीज आर 3 पर्सन्स, समझ लो जो भी है, ये आपका A है, ये B है, ये C है। A is the sister of B, B is the sister of C। इट इज वेरी ऑब्वियस ना बेटा, A C की सिस्टर होगी, हाँ या ना। A अगर B की सिस्टर है, मैंने रिलेशन क्या लिया P, Q, where P is the sister of Q, P is the sister of Q। तो इट इज वेरी ऑब्वियस बेटा, मैं बोल रही हूँ अगर इस रिलेशन में A, B आता है, A, B आ रहा है, इसका मतलब A B की सिस्टर है, ओके। मैंने बोला इस रिलेशन में B, C भी आता है कि B C की सिस्टर है, ओके। अगर A B की सिस्टर है और B C की भी सिस्टर है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि A C की सिस्टर होगी, हाँ या ना, बिल्कुल। दैट मीन्स यहाँ पे A, C भी आ रहा है, तो उस केस में ये कैसा रिलेशन बन गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? अगर A, B रिलेशन में है, B, C भी रिलेशन में है, तो उस केस में A, C भी रिलेशन में होना चाहिए। ऐसा कौन बोलता है, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है। क्लियर हो गया, फाइन। बढ़ते हैं आगे। इक्विवेलेंस रिलेशन, अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल 1,1, 2,2, 3,3, राइट। सेट ए पे हम देख रहे हैं 1, 2, 3 इज प्रेजेंट, तो इट इज रिफ्लेक्सिव, ऑफ कोर्स हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड है। इट इज सिमेट्रिक, ऑफ कोर्स 1,1 है तो 1,1 भी है। इट इज ट्रांजिटिव, ऑफ कोर्स 1,1 है तो 1 से कनेक्टेड 1,1 है, तो फिर वापस से 1,1 है, राइट। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चंस कर लेते हैं इक्विवेलेंस के ऊपर, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। we'll have such kind of questions, ठीक है। तो इक्विवेलेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा, जो तीनों हैं, जो तीनों होंगे उसको हम लोग बोल देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशंस क्लास, राइट। अब चलते हैं हम अगले पे, ठीक है, दैट इज फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो अभी हमने रिलेशंस देखा, अब हम चल रहे हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या बोलता है, लेट A एंड B बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, then a relation of which associate each element of A with unique element of B। क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, एक सेट A है और एक सेट B है, तो अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, सेट A का हर एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो उस केस में हम उस रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं। वापस से सुनना बहुत ध्यान से बात, क्या बोला है, लेट A एंड B बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन ऑफ विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ A, A के हर एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एलिमेंट A एसोसिएट विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ B, B के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होता है, इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम A टू B। इट इज ऑल्सो नोन एज मैपिंग। फंक्शन A से B है, मैं समझाती हूं। जैसे ये एक सेट A है और दिस इज सेट B क्लास, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B। A से B हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, राइट। A में एलिमेंट्स हैं A, B, C, B में एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, पहली चीज तो सेट A का हर एलिमेंट सेट A का हर एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा। अब प्रॉब्लम यूनिक क्या होता है, जैसे ताजमहल इज यूनिक, क्या ताजमहल की जैसा कोई और है, नहीं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड यूनिक, राइट। तो यूनिक का मतलब कि A अगर 1 से कनेक्ट हो गया तो A अब किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकता, दैट मीन्स यूनिक इमेज, राइट। क्या बोल रही हूँ बच्चा मैं, कि अगर A 1 से कनेक्ट हो गया तो अब A किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकता, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक, राइट। फिर B अगर 3 से कनेक्ट हो गया तो अब B किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, और C अगर 2 के साथ कनेक्ट हो गया तो अब C किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक इमेज, राइट। तो 2 चीजें उसने बोली हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो। पहली, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट, यानी कि पहली बात, हर एलिमेंट सेट A का कनेक्ट होना चाहिए।
ईच एलिमेंट ऑफ ए, अगर फंक्शन ए से बी है, अगर फंक्शन ए से बी है, उस केस में सेट ए का हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, मार्क माय वर्ड, विद द यूनिक इमेज ऑफ सेट बी के यूनिक इमेज के साथ। यानी कि अगर ए 1 के साथ कनेक्ट हो चुका है तो अब ए किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होगा। एस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आए हैं जरा ध्यान से देखो। पहला, ए किसके साथ कनेक्ट हुआ है? 1 के साथ, बी बेटा के साथ, सी बचा 2 के साथ। दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। यहाँ पे पहली बात, सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्ट है क्या? बिल्कुल, ए भी कनेक्ट है, बी भी कनेक्ट है, सी भी कनेक्ट है, भैया कोई नहीं बचा। दूसरी बात, यूनिक है, यस, ए 1 के साथ कनेक्ट हुआ है तो अब ए किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। बी अगर 3 के साथ कनेक्ट हुआ है तो अब बी किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। सी अगर 2 के साथ कनेक्ट हुआ है तो सी अब किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। दिस इज व्हाट यूनिक इमेज। क्लियर? ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैपिंग ऑल्सो। तो एफ एसोसिएट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। अब बहुत ध्यान से देखना, क्या बोला इसने और चीज, y इज द इमेज ऑफ x। जो y होता है वो x की इमेज कहलाती है। अगर x, y कनेक्टेड है तो y क्या कहलाती है? इमेज कहलाती है। यानी कि अगर मैं यहां देखूं a, 1 है, a 1 से कनेक्ट है तो इमेज ऑफ a क्या है? इमेज ऑफ a क्या है? 1। इमेज ऑफ b कितना है बेटा? 3। इमेज ऑफ c कितना है बच्चा? 2। a 1 से कनेक्ट है तो दिस इज कॉल्ड इमेज ऑफ a। b 3 से कनेक्ट है तो इमेज ऑफ b। c 2 से कनेक्ट है तो इमेज ऑफ c, दैट इज कॉल्ड इमेज। नेक्स्ट, x इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ y। जो x होता है वो प्री इमेज कहलाता है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं प्री इमेज ऑफ 3 तो दैट इज b प्री इमेज ऑफ 2। सो दैट इज b, सॉरी 2 का कितना हो जाएगा? c, 3 का क्या हो जाएगा? b, और 1 का क्या हो जाएगा? a। So this is called image and pre-image. So I hope this definition portion is clear to you, right? Next forward. Next हम लोग बढ़ते हैं features of function, इसके features के बारे में जानते हैं। पहला feature, for each element x belongs to a there exists a unique element। वही मैंने बोला unique element होना चाहिए। Next, if there is an element in a which has more than one image, अगर एक फंक्शन में a के एक से ज्यादा इमेज हो गई तो वो फंक्शन नहीं होगा। यूनिक मतलब सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, राइट? सेकेंड, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मे बी एसोसिएटेड विद द सेम एलिमेंट ऑफ बी। ए के एक से ज्यादा एलिमेंट्स बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, इफ देयर इज एन एलिमेंट इन ए व्हिच डज नॉट हैव एन इमेज इन बी देन ए कॉमा बी इज नॉट अ फंक्शन। यानी कि अगर ए का एक भी एलिमेंट बच गया जो कनेक्ट नहीं हुआ है तो उस केस में वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसकी क्लियरिटी के लिए लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। पहला, यहां पे बेटा a 2 से कनेक्ट है, b 1 से है, c 2 से है। आप इधर देखो ध्यान से, क्या ये फंक्शन होगा? तो आप सिंपल सी बात है बेटा, यहां पे पहले हमें चीज देखनी होती है फंक्शन a से b है तो a का हर एलिमेंट कनेक्ट हो। तो आप देख सकते हो कि सेट a का हर एलिमेंट कनेक्ट है, बिल्कुल है। देखो ध्यान से, a b c तीनों कनेक्टेड है, हाँ। यानी कि ये पहली क्लियरिटी कर दी, यस, पहली कंडीशन ट्रू। सेकेंड, यूनिक होना चाहिए। अगर आप देखो तो यहाँ पे a 2 से कनेक्ट है, b 1 से है, c 2 से। अब आप बोलोगे मैम a भी 2 से है, c भी 2 से, यहाँ कंफ्यूजन होता है। बेटा मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द इमेज ऑफ a, तो व्हाट इज द आंसर? 2। क्या आपको कोई दूसरा एलिमेंट दिख रहा है? उसने कहा यूनिक इमेज होना चाहिए, प्री इमेज यूनिक नहीं बोला, यूनिक इमेज होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलूं व्हाट इज द इमेज ऑफ ए तो 2 ही है, व्हाट इज द इमेज ऑफ सी तो 2 है। यानी कि ए की कोई दूसरी इमेज दिख रही है? नहीं दिख रही है। यही प्रॉपर्टी 3 ने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए मे बी एसोसिएटेड विद द सेम एलिमेंट ऑफ बी। आप देख सकते हो दिस प्रॉपर्टी नंबर 3, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए मे बी एसोसिएटेड विद द सेम एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज अलाउड इन द फंक्शन, राइट? तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स कनेक्टेड है, सेम एलिमेंट से चलेगा। लेकिन ए अगर 1 2 के साथ कनेक्ट हो जाए और ए फिर 3 के साथ भी हो जाए वो नहीं चलेगा। दैट मीन दिस इज अ फंक्शन। ये क्या हो गया बच्चा? फंक्शन हो गया। सेकेंड, अब यहाँ पे ए 4 से कनेक्टेड है और बेटा ए 7 से भी कनेक्ट हो गया, भाई ये नहीं चलेगा।
व्हाट इज द इमेज ऑफ ए, आप बोलोगे मैम 2 हैं। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इमेज ऑफ ए, तो आप बोलोगे 4 भी है और 7 भी है। यूनिक मतलब सिर्फ एक होना चाहिए, दैट मीन दिस इज नॉट अ फंक्शन, यानी कि नो। उसके बाद नेक्स्ट, यहां पर ए 1 से कनेक्ट है, बी 2 से है, सी 4 से है। 2 फीचर्स चेक करने होते हैं, सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्ट है, बिल्कुल ए बी सी। क्या यूनिक से कनेक्ट है, बिल्कुल ए 1 से है, बी 2 से है, सी 4 से है। अब बी का ये बार बच गया 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा दो, नो प्रॉब्लम। बी का एलिमेंट बच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ए का नहीं बचना चाहिए, दैट मीन दिस इज अ फंक्शन। फोर्थ ऑप्शन में जाएं, यहां पे बच गया भाई, पहली प्रॉपर्टी खत्म हो गई कि सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, यहां पे सेट ए का सी बच गया, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो दैट मीन्स ये आई थिंक क्लियर हो चुका होगा 4 एग्जाम्पल से कि आप बता पाओ कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है या कौन सा नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ फंक्शन। ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या है वो जरा देखते हैं। A curve will represent graph of function if any line parallel to y-axis does not intersect the curve at more than one point. Does not intersect the curve at more than one point. जैसे आपका x-axis है, ये y-axis है, राइट? मैंने एक ग्राफ बनाया, ध्यान से देखना, ये मैंने एक ग्राफ बनाया, मुझे पता करना है कि भाई ये फंक्शन है कि नहीं, ये जो भी मैंने कर्व बनाई है ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो क्या बोल रहा है, एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, हम कोई भी लाइन बनाए वाई एक्सिस के पैरेलल बना दी, डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व एट मोर देन वन पॉइंट, एक पॉइंट से ज्यादा कट ना करे। हम यहाँ देख सकते हैं कि इसने सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया, ओनली वन पॉइंट, सो दिस इज द फंक्शन। यानी कि जो भी ग्राफ बना है ये किसका ग्राफ है, फंक्शन का। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आ जाए, ये भी एक हमने ग्राफ बनाया मैं पूछूं तो आप क्या करोगे, भाई यहाँ पे मैम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे 2 बार कट किया, 1 बार 2 बार, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर? सिंपल? ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन y is equals to fx at x is equals to a is denoted by f of a। हम किससे डिनोट करते हैं इसको, f of a से डिनोट करते हैं। इट इज obtained by putting x is equals to a in fx। एग्जाम्पल, जैसे fx आपको दे दिया बेटा 2x plus 7, तो अगर मैं पूछूं भैया f of 5 क्या है, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, 5, सिंपल। सो दिस इज 2 into 5 plus 7, 10 plus 7 17, easy। next we have domain, codomain and range of function, very important thing, right? Let a function defined from non-empty set A to non-empty set B, in that case complete set A is called domain of function। जो set A होता है वो पूरा का पूरा डोमेन कहलाता है, set B क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। अगर फंक्शन set A से set B है तो set A क्या कहलाएगा, डोमेन, set B क्या कहलाएगा, कोडोमेन। रेंज देख लेते हैं, set of images of different element of set A is called range of function। जो भी images आएंगी वो आपकी रेंज कहलाएंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लास, ये आपका एक एलिमेंट है, ये एक सेट है, दिस इज सेट ए, सेट बी, ठीक है, ए 3 से है, बी 4 से है, सी 2 से है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ ये फंक्शन दिख रहा है, बिल्कुल ए का हर एक एलिमेंट कनेक्ट है। ए किससे कनेक्ट है, 3 से, बी 4, सी 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डोमेन, तो डोमेन क्योंकि फंक्शन ए से बी डिफाइंड है, फंक्शन ए से बी डिफाइंड है, तो कंप्लीट सेट ए इज डोमेन। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेंगे डोमेन क्या है, तो कंप्लीट सेट ए, कंप्लीट सेट ए मतलब ए बी सी, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट सेट बी, एज पर द डेफिनेशन कंप्लीट सेट बी इज योर कोडोमेन, राइट। तो कोडोमेन कौन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5। नॉट टॉकिंग अबाउट रेंज, रेंज की बात करें तो उसने कहा था सेट ऑफ इमेजेस, जो जो इमेज आई है, व्हाट आर द इमेजेस, सेकेंड एलिमेंट को इमेज बोलेंगे, 3 इमेज है ए की, 4 इमेज है बी की, 2 इमेज है सी की। तो जिन जिन से एलिमेंट कनेक्ट हुए हैं सिर्फ वही एलिमेंट आपकी रेंज में आएंगे, दैट मीन्स 3 4 and 2, यानी कि आपकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चा 3 4 2। So I hope you are comfortable कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास। नेक्स्ट वी हैव इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या बोलता है कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड कैपिटल आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए।
एक सेट ए है और आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन. फर्दर लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए. द एलिमेंट्स एक्स satisfying x related to a constitutes a subset of a is called an equivalence class. मतलब कि जैसे आपके पास एक मैंने आपको बोला कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बताओ, तो ये जो सिंबल है इट रिप्रेजेंट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सेट ए. आप समझना, ऑफ ए. ए क्या है, एक एलिमेंट है जो किससे बिलोंग करता है, इस सेट ए से. समझना, एक सेट ए है तो यहाँ पे जो स्मॉल ए है वो सेट ए से ही बिलोंग करता है. यानी एक सेट अगर मेरे पास है उसमें से मैं कोई भी एक एलिमेंट उठाऊं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट मतलब कोई भी एक एलिमेंट उठाऊं, तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे x, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो x रिलेटेड होगा इस a से. वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो a से रिलेशन रखते हैं. समझ में आ रहा है, x यानी कि वो सारे एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट. यहाँ पे x कौन है, x बिलोंग्स टू दिस सेट a. वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इससे कनेक्शन रखते हैं, सेम रिलेशन रखते हैं, उनको हम लोग बोल देंगे यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए. ठीक है, ये थोड़ा डेफिनेशन में थोड़ा सा अजीब लगता है, क्वेश्चन से समझाती हूँ, जरा ध्यान से देखना. ठीक है, सॉरी क्लास, फाइन. अब क्वेश्चन के थ्रू अगर देखें, लेट आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय रिलेशन आर a कॉमा b 2 डिवाइड्स a माइनस b. हमने रिलेशन में क्या ले रखा है बेटा, जो रिलेशन है मेरे पास a कॉमा b वो बोलता है कि 2 डिवाइड्स a माइनस b. जो 2 है वो a माइनस b को डिवाइड करता है, राइट. ये रिलेशन है. राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 एंड 1. अब समझना, मुझे अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 निकालना है तो इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जहां पे x किससे रिलेटेड होगा, इस 0 से, खत्म. और x किससे बिलोंग करेगा, इस सेट से. सेट क्या है, z ऑफ इंटीजर्स, जिस पे ये रिलेशन डिफाइंड है, राइट. ये हमने पढ़ा कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर जो क्या है, इस x से 0 से रिलेटेड होंगे. रिलेशन क्या बोलता है कि a माइनस b को 2 डिवाइड करे. यानी कि जब मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो उसमें एक एलिमेंट आपको कितना हो गया, फिक्स 0. x रिलेटेड टू 0 मतलब x कॉमा 0, यानी कि एक एलिमेंट तो फिक्स हो गया भैया 0. वो दूसरे एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे जिसको 0 से सब्ट्रैक्ट करने पे 2 से आ जाए. तो वी नो वेरी वेल, जब हम 0 एक इवन है, इवन के साथ इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, तो हमें सारे के सारे क्या मिल जाएंगे बेटा, सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, जो भी नंबर्स आएंगे वो इवन आएंगे और इवन 2 से डिविजिबल होते हैं. तो जब मैं आपका 0 इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगी तो इसके अंदर कौन कौन आएगा, 0 माइनस 0 करने पे 0, 2 माइनस 0 करने पे 2 आएगा विच इज डिविजिबल बाय 2, 4, 6, 8, यानी कि सारे के सारे इवन आएंगे. फिर जब मैं 1 निकालूंगी, यानी कि अब एक एलिमेंट तो आपका क्या हो चुका है 1, a माइनस b में से एक एलिमेंट क्या हो चुका है 1, यानी कि एक नंबर 1 है. अब ऑड में से जब मैं ऑड सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो 2 से डिविजिबल होगा. दैट मीन्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. इसके अंदर सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ऑड नंबर्स आ जाएंगे. तो दिस इज व्हाट इक्विवेलेंस क्लास. यानी कि एक एलिमेंट तो वो खुद होता है और बाकी के एलिमेंट्स का आपको कलेक्शन लिखना है जो उसके साथ रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं. सिंपल भाई, एक भीड़ है उसमें पूरे वर्ल्ड के क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, राइट. धोनी उठा, मैंने धोनी को कहा भाई तू उठ. अब एक अपनी क्लास बना, उसमें तू वो सारे प्लेयर ले कि तू, और रिलेशन क्या बोलता है कि जो दोनों प्लेयर्स होने चाहिए वो सेम टीम के होने चाहिए, राइट. सेम टीम के होने चाहिए. अगर धोनी उठा है, अगर धोनी ने मैक्सवेल को उठाया तो क्या धोनी और मैक्सवेल सेम इंडिया से, सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं क्या, नहीं. यानी कि वो उसकी क्लास में नहीं आएगा. लेकिन रोहित शर्मा को उठा ले तो रोहित शर्मा तो उसकी क्लास में आएगा ना, क्योंकि रोहित एंड धोनी आर फ्रॉम द सेम कंट्री. तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो सिंपल सी बात है, अपनी टीम बनानी है, अपनी क्लास बनानी है जिसमें एक एलिमेंट तो मैं खुद हूं, दूसरा वो एलिमेंट आएगा जो उस रिलेशन को संतुष्टि देता है. आई बात समझ में? दिस इज व्हाट इक्विवेलेंस क्लास. इट्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें पहला है 1 1, मेनी 1, ऑन 2, इन 2, 1 1 ऑन 2.
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज क्लास इसको बहुत ध्यान से देखना बिकॉज इससे काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टार्ट करते विद द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, दोनों एक ही नाम है। आप वन वन बोलो या इंजेक्टिव बोलो, मीनिंग इज सेम, दूसरा इसका दूसरा नाम है, निकनेम होता है ना, वो है, राइट। फंक्शन वन वन क्या बोलता है? अ फंक्शन f of a to b is said to be one one or an injective if each element of a has unique and different image in set b। यानी कि हर सेट a का हर एलिमेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, है ना। अभी हमने देखा था एक से ज्यादा एलिमेंट सेम से कनेक्टेड थे, नहीं, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब ये सेट a है सेट b है, राइट right? यहाँ पे a b 1 2 3, ठीक है, ए बी सी 1 2 3, यानी ये सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्ट हो सेट बी के यूनिक एंड डिफरेंट के साथ, डिफरेंट इमेज होना चाहिए। यानी कि ए 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है, बी 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, सी 3 के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ए का हर एलिमेंट कनेक्ट है, यस। यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, यस। डिफरेंट इमेज भी है, ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है एंड सी की इमेज 3 है। यानी कि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा, सिंपल सी बात है। इसका एक एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा, और ऐसे रिलेशन को, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन बनाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्लियर हो गया? ये तो डेफिनेशन पोर्शन ने बोल दिया, फाइन। अब मैथमेटिकली क्या बोलते हैं वो ध्यान से देखना कि इफ x1 is equals to x2 है, राइट right? अगर x1 बराबर x2 है, where x1 comma x2 belongs to R, then f of x1 it should be equal to f of x2 होना चाहिए। अगर x1 is equals to x2 है तो f of x1 f of x2 के इक्वल होना चाहिए। उस केस में हम लोग बोल देंगे जो फंक्शन fx होगा वो वन वन फंक्शन होता है। और यू कैन से दैट इफ f of x1 is equal to f of x2 है, अगर ऐसा है देन उस केस के अंदर x1 बराबर x2 आना चाहिए। उल्टा हो जाए, या x1 बराबर x2 करने पे f of x1 f of x2 के बराबर हो जाए, या बेटा f of x1 बराबर f of x2 अज्यूम करने के साथ x1 बराबर x2 आ जाए। उस केस के अंदर हम लोग बोलते हैं कि जो फंक्शन fx होता है दिस इज वन वन फंक्शन। क्या कहलाता है? वन वन फंक्शन कहलाता है। क्लियर? समझ में आ गया? एग्जाम्पल देते छोटा सा, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, जैसे एक फंक्शन है fx विच इज 2x + 7। मैंने आपको बोला कि चेक करो कि भाई यह फंक्शन वन वन है या नहीं, बिकॉज आपके स्कूल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट? इट इज वेरी इजी। हमने क्या माना कि लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन R, ये फंक्शन R2 R डिफाइंड है, राइट? तो मैंने बोला कि लेट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2 है। मैंने बोला कि f of x1 बराबर f of x2 है, तो f of x1 क्या हो जाएगा? 2x1 + 7, और f of x2 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स x2 + 7। f of x1 क्या हो जाएगा? 2x1 + 7। f of x2 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स x2 + 7। ये दोनों को मैंने एज्यूम किया है कि इक्वल है। तो उस केस में अगर हम सॉर्ट आउट करें इसको, 7 से 7 कैंसिल, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज x1 बराबर x2। शुरुआत करी थी f of x1 बराबर f of x2 से, और क्या मिल गया? x1 बराबर x2। उस केस में हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर। दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। आ गई बात समझ में? दिस इज हाउ वी विल प्रूव कि कोई फंक्शन वन वन है या नहीं। ठीक, नेक्स्ट, function should be one one if function should be strictly increasing or strictly decreasing। यानी कि अगर f dash x greater than 0 है और अगर f dash x अगर less than 0 है, उस केस में हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? इसमें हो जाता है strictly increasing, और बेटा इस केस में हो जाता है f of x is strictly decreasing। क्या हो जाता है बच्चा पार्टी? strictly decreasing। अगर ऐसा है तो उस केस में फंक्शन क्या कहलाता है? वन वन। जैसे पिछला क्वेश्चन था इसमें fx कितना था बेटा? 2x + 7, राइट? मैं इसका f dash x निकालूं तो डिफरेंशिएशन करने पे कितना आएगा? विच इज 2। x का डिफरेंशिएशन 1, 7 का 0। 2 क्या है? ग्रेटर देन 0।
2 क्या है, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट जो ये नोट आपको बोलता है. करेक्ट. नेक्स्ट आपका ग्राफिकल टेस्ट. A function is 1 1 function if no line parallel to x-axis through the points in the codomain B cuts a graph at more than 1 point. क्या बोला, जैसे मैंने ग्राफ बनाया x एक्सिस y एक्सिस, जो मेरा ग्राफ मैं बना रही हूं वो ये है, ये ग्राफ है y बराबर x. दिस इज ए फंक्शन जिसे मुझे चेक करना है कि 1 1 है या नहीं. ठीक है, अब इसने बोला नो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कोई भी लाइन में x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करती हूँ. फाइन, ड्रॉ किया. इसने इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट किया है, सिर्फ एक पॉइंट पे. कितने पॉइंट पे कट किया है, सिर्फ एक पॉइंट पे. अगर सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन 1 1, और एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गया तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा. यही बोला है, नो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस थ्रू द पॉइंट्स इन द कोडोमेन B कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट. एक से ज्यादा पॉइंट पे कोई भी लाइन नहीं कट करनी चाहिए, तो उस केस में ये फंक्शन 1 1 होगा. ठीक है, तो दिस इज द ग्राफिकल टेस्ट. नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं. जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेट ए सेट बी, फंक्शन आपके पास है, हमें पता करना है कि फंक्शन कैसा है, 1 1 ऑन 2 इनटू जो भी. तो सिंपल सी बात है, 1 कॉमा बी, एक एलिमेंट के साथ, 2 कॉमा एस, 3 कॉमा आर, 4 कॉमा टी. तो पहली बात, ए का हर एलिमेंट कनेक्ट है, यस. डिफरेंट एलिमेंट के साथ कनेक्ट है. देखो ध्यान से, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, पी एस आर टी रिपीट नहीं हो रहा है, डिफरेंट इमेजेस हैं, राइट. फंक्शन 1 1. बढ़ते हैं आगे, मैनी वन फंक्शन. नेक्स्ट टाइप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी वन फंक्शन. क्या बोलता है मैनी वन फंक्शन, अ फंक्शन एफ ए टू बी is said to be many one function if at least 2 or more elements of set A have same image in B. A के एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स का इमेज सेम आ जाए. क्या बोला है, if at least two or more elements of set A have same image in B. जैसे आप इधर देख सकते हो, सेट ए है, सेट बी है. ए के अंदर -2 2 था, बी के अंदर 4 और 9 था, राइट. ठीक है, तो -2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आ रहा है. ये मैंने एलिमेंट लिया है. व्हाट इज द फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर. तो -2 का स्क्वायर करूंगी तब भी 4 आया, 2 का स्क्वायर करूंगी तब भी 4 आया. तो यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट बी के सेम एलिमेंट से कनेक्टेड है. एक से ज्यादा एलिमेंट बी के सेम एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मैनी वन फंक्शन. यही बोला है, इफ एटलीस्ट 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन बी. -2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आया है. इसका मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट 4 से कनेक्टेड है. दैट मीन्स दिस फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन, राइट. ग्राफिकल टेस्ट क्या बोलता है वो जरा देख लेते हैं. A function f a to b is said to be many one if there is a line drawn parallel to x-axis through a point in codomain which cuts the graph at more than 1 point. जैसे ये आपका x-axis हो गया, this is your y-axis. मैं ग्राफ बना रही हूँ बेटा, आई होप सबको पता होगा mod x का ग्राफ है, y is equals to mod x, right. मैंने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू x-axis. इसने कितनी बार कट किया, 2 बार. अगर लाइन विच कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है, अगर सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन इज 1 1, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन इज मैनी वन. तो इससे पिछले वाले में सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा था तो फंक्शन 1 1 था. इस केस में एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन. तो दिस इज द ग्राफिकल टेस्ट ऑफ मैनी वन फंक्शन. नेक्स्ट आगे चलते हैं. जैसे ही फंक्शन था, हमें पता करना है कैसा फंक्शन है. तो आप देख सकते हो, A 5 से, ओके, B 7 से, ओके, C 9 से, ओके, D भी 9 से. आप देख सकते हो सेट A और सेट B. सेट A में A B C D, B में 1 5 7 9 10. तो यहाँ पे A 5 B 7 C भी 9 D भी 9. तो यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट सेम एलिमेंट से कनेक्ट हो गए. C भी 9 से कनेक्ट हो गया, D भी 9 से कनेक्ट हो गया. तो ऐसे फंक्शन को आप लोग क्या बोलोगे, मैनी वन फंक्शन बोलोगे. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. फाइन. नेक्स्ट,
जैसे क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट शो दैट दिस फंक्शन इज अ मेनी वन फंक्शन। अब कैसे प्रूफ करते हैं वो जरा ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, हम क्या मानेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r एंड f of x1 इज इक्वल टू f of x2 मान लिया, ठीक है। अगर f of x1 बराबर f of x2 कर रहे हैं ठीक है, देखते करने पे क्या होता है। तो ये कितना हो गया, x1 स्क्वायर प्लस 7 बराबर x2 स्क्वायर प्लस 7, 7 7 कैंसिल, तो कितना आ गया, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस x2 आएगा, यानी कि यहाँ पे दो चीजें आ गई, x1 x2 के भी बराबर होगा और x1 माइनस x2 के भी बराबर होगा। और क्योंकि दोनों इक्वल आ गए, हमने क्या बोला था, f of x1 बराबर f of x2 करने पे अगर x1 बराबर x2 आता है तो फंक्शन 1 1 होता है। यहाँ पे क्या आ गया, x1 x2 के भी बराबर है एंड x1 माइनस x2 के भी बराबर है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, सिंपल, ठीक है। कि सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आया है, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आया है, दैट्स दिस फंक्शन इज मेनी वन। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। अगर आपके सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, राइट, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी होता है npm अगर आपका n m से बड़ा है, और 0 हो जाता है अगर n m से छोटा है। तो दिस इज अ फॉर्मूला बेस जिस पे हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव onto function और surjective function, which is the next important type of function, third type of function, that is onto function और surjective function। क्या बोलता है जरा ध्यान से देखते हैं। A function a to b is said to be onto if and only if each element of b is image of some element of a under f. For every y belongs to b, there exists some element x belongs to set a. क्या बोला है उसने कि अगर एक फंक्शन आपका सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, ए बी सी डी 1 2 3 4, C3 से B4 से A2 से D1 से मैंने कनेक्ट कर दिया। उसने बोला है फंक्शन है तो डेफिनेटली A का हर एक एलिमेंट B के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होगा, फाइन। इसने बोला है सेट B का हर एलिमेंट किसी न किसी सेट A के एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि सेट B का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना। इसने क्या बोला है, ईच एलिमेंट ऑफ B इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ A। B का हर एलिमेंट A के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी हम उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, यानी कि B का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अभी तक तो फंक्शन में B का एलिमेंट छूट जाता तो फंक्शन होता था, कोई चैलेंज नहीं आता था, लेकिन ऑन टू के लिए क्या जरूरी है कि B का भी हर एलिमेंट का कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। जैसे A का हर एक एलिमेंट कनेक्ट होता है, तो सिमिलरली B का भी कोई ना कोई एलिमेंट कनेक्ट हर एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ये तो एक डेफिनेशन बेस्ड हो गया। अब अगर इसको मैथमेटिकली देखूं तो मैं आपको बोलूं सेट B क्या होती है, कोडोमेन, और इस फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज यानी कि जो सेकंड एलिमेंट होता था, यानी कि 1 2 3 4 चारों से कनेक्टेड है। दैट मींस कैन आई से कि कोडोमेन आपकी रेंज के बराबर है। यू कैन सी दैट यहाँ पे कोडोमेन कितनी है 1 2 3 4 और रेंज भी कितनी है 1 2 3 4। आप देख सकते हो सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, यानी कि अगर कोडोमेन बराबर रेंज हो जाए, सिंपल सी बात, यानी कि अगर कोडोमेन बराबर रेंज हो जाए तो उस केस में इस फंक्शन को क्या बोल देंगे, ऑन टू फंक्शन। सिंपल सा फंडा है, अगर किसी भी फंक्शन में कोडोमेन बराबर रेंज आ जाए बच्चा, उस फंक्शन को बोल देते हैं हम लोग ऑन टू फंक्शन। क्या बोल देते हैं, ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गया। ऑन टू फंक्शन का ही दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन। आई होप दिस इज डेफिनेशन इज क्लियर। क्या करना होता है, कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर तो ऑन टू, नहीं बराबर तो ऑन टू नहीं है, सिंपल। जैसे क्वेश्चन है, मुझे पता करना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो फंक्शन ऑन टू होने के लिए व्हाट आई नीड टू डू बच्चा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसका रेंज क्या है, बिकॉज रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ गया तो फंक्शन ऑन टू है, और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आया तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। मुझे जो फंक्शन दिया है fx दैट इज e raised to the power 7x plus 10,
और जो फंक्शन डिफाइन किया है r टू टेंड टू इंफिनिटी, डोमेन क्या है r एंड टेंड टू इंफिनिटी क्या हो जाएगी, कोडोमेन। अगर याद हो कि फंक्शन अगर a से b डिफाइंड होता था तो a डोमेन b कोडोमेन होती थी। तो यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया गया है कैपिटल R टू टेंड टू इंफिनिटी, तो यहाँ मैं देख के बता सकती हूँ बेटा जो कोडोमेन आपको दी हुई है दैट इज टेंड टू इंफिनिटी। क्या दी हुई है बच्चा, टेंड टू इंफिनिटी दी हुई है। तो बस हमें रेंज निकाल लूं, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई तो अपना ऑन टू है, और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं आई तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। सिंपल रेंज करना है, e raised to the power 7x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू जो रेंज होती है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, 0 भी नहीं होती, 0 से बड़ी होती है। दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, राइट। फिर प्लस 10 करेंगे, दोनों तरफ कर देंगे, राइट। तो e raised to the power 7x प्लस 10 की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी हो गई, 10 से, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 10 से बड़ी है, यानी इस फंक्शन की रेंज क्या आ चुकी है, 10 टू इंफिनिटी। भाई 10 या 10 भी नहीं है, 10 टू इंफिनिटी है, ओपन ब्रैकेट, 10 भी इंक्लूडेड नहीं है, यही रेंज है और यही कोडोमेन है। तो रेंज आपकी कोडोमेन के बराबर आ गई। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ चुकी है which is 10 to infinity, that means this function is on to, simple class। तो इस तरीके से फंक्शन ऑन टू है या नहीं ये चेक करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नेक्स्ट ग्राफिकल टेस्ट क्या बोलता है ऑन टू फंक्शन का, बहुत ध्यान से देखना इस बार। अ फंक्शन a to be defined by y is equals to fx is an onto function if every line parallel to x-axis drawn through the points in the codomain, this time very important codomain वाला portion, so the points in the codomain cuts the graph, कट करना चाहिए, 1 पे करे, 2 पे करे, 3 पे करे, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा फंडा है कि कट करना चाहिए हर लाइन। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, फंक्शन लिया मैंने mod x, ठीक है, इसको डिफाइन किया है r2, ध्यान से देखना, r2 0 से इंफिनिटी, 0 इज इंक्लूडेड, राइट। ये मैंने ग्राफ बना रही हूं, ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ग्राफ बना लेते हैं, तो ये इसका ग्राफ होता है y बराबर mod x का। आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, ठीक है। अब हमें जो भी लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू द पॉइंट्स इन द कोडोमेन, वर्ड मार्क करो, थ्रू द पॉइंट्स इन द कोडोमेन। व्हाट इज कोडोमेन बेटा, 0 इंक्लूडेड टू इंफिनिटी, यानी कि मैं 0 या 0 से इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, यानी कि ये वाली लाइन मैं इसी एरिया में लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं इससे नीचे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकती, बिकॉज कोडोमेन क्या है, 0 से इंफिनिटी। तो मुझे 0 से इंफिनिटी वाले एरिया में ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है, 0 से माइनस इंफिनिटी में आप कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना, क्या बोला है, एवरी लाइन, पहली बात तो हर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ द पॉइंट्स इन द कोडोमेन, कोडोमेन के अंदर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो वो कट करनी चाहिए। तो मैंने ड्रॉ करी कोडोमेन में, इसे 2 बार कट किया है, सिंपल सी बात है, फंक्शन इज ऑन टू, राइट, फंक्शन इज ऑन टू, हर लाइन कट करेगी, सिर्फ कोडोमेन वाली। आप कोडोमेन के अलग चले जाओगे तो ये कट नहीं करेगी, आप नीचे डालोगे तो ये कट नहीं कर रही है, दैट मींस आप ये नहीं कह सकते ऑन टू नहीं है, नो, बिकॉज यू कैन नॉट ड्रॉ द लाइन अदर देन इन कोडोमेन पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको फंक्शन दिया है, फंक्शन पता करना है कि ऑन टू इनटू है क्या है, राइट। फंक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपकी कोडोमेन है वो 1 2 3 4 है, और रेंज कितनी, सेकंड एलिमेंट को रेंज बोलते हैं बच्चा, रेंज कितनी है 1 3 4 2, यही रेंज है, यही कोडोमेन है, फंक्शन इज ऑन टू, सिंपल, क्लियर। और नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, अगर नंबर ऑफ सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस दैट इज समेशन r is equals to 1 to n minus 1 raised to the power n minus r ncr r raised to the power m, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है, डेटा आपको दिया होगा, अगर n m से बड़ा है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इनटू फंक्शन क्या होता है, फोर्थ फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है, अ फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू, सिंपल, जो ऑन टू नहीं है भैया वो इनटू है, यानी कि कोडोमेन ऑफ फंक्शन रेंज के बराबर नहीं है।
अगर कोडोमेन ऑफ फंक्शन रेंज के बराबर नहीं है तो फंक्शन इनटू नहीं है, सिंपल सी बात है। कोडोमेन अगर रेंज के बराबर नहीं है तो वो फंक्शन इनटू नहीं है, सिंपल सा फंडा है। अब फंक्शन एफ ग्राफिकल टेस्ट क्या बोलता है, देयर इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस थ्रू द पॉइंट्स इन द कोडोमेन डज नॉट कट द ग्राफ। जैसे मैंने एक फंक्शन बोला, वो कैसे डिफाइंड है, आर टू आर, ये मैंने बोल दिया, ठीक है, और मैंने ग्राफ बना दिया। ध्यान से देखना भैया, मैंने बेटा ग्राफ बना दिया, ठीक है, ग्राफ बनाया। अब उसने कोडोमेन देखूंगी तो कोडोमेन क्या है, आर। आर का मतलब ऑल रियल नंबर्स, यानी कि माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक आप कुछ भी बना लो, कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लो, तो लो भैया मैंने कर ली। जैसे करी इसने कट करी क्या, नहीं करी। इसने कहा अगर एक भी ऐसी लाइन आ जाए जो कोडोमेन में है और ग्राफ को कट ना करे, दैट मीन दिस इज इनटू। तो यहाँ पे ना कोडोमेन आर था, पिछले में 0 से इंफिनिटी था, यहाँ पे कोडोमेन आर, यानी कि मैं इस एरिया में लाइन ड्रॉ कर सकती थी, मैंने ड्रॉ करी भैया, कट नहीं करी तो इनटू नहीं है, तो सॉरी ऑन टू नहीं है तो इनटू है, दैट मीन दिस इज इनटू। क्लियर, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट आपका आता है ये फंक्शन ए टू बी, और ये आपको दिया हुआ है, मैं पता करना है इनटू है कि नहीं, फटाफट से पता कर ले, कोडोमेन और रेंज। सो व्हाट इज कोडोमेन, 5 7 8 9, व्हाट इज रेंज, 7 और 8, 9 भी नहीं है, 5 भी नहीं। रेंज क्या है इसकी, 7 और 8, दिस इज योर रेंज। कोडोमेन कितना है, 5 7 8 9, सो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो फंक्शन इज इनटू, सिंपल। क्लियर। नेक्स्ट आता है 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, 1 1 ऑन 2 बोलो या बाइजेक्टिव बोलो, मतलब सेम। Now this is very important, 1 1 on 2 और bijective क्या बोलता है, a function of a to be said to be 1 1 on 2 और bijective if and only if it is both 1 1 and on 2। अगर ये 1 1 भी है और ये on 2 भी है, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, उसी केस में उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं 1 1 ऑन 2। सिंपल पता है आपको 1 1 का मतलब क्या है, सिंपल आपको पता है कि ऑन 2 का मतलब क्या है। अगर कोई फंक्शन दोनों है तो 1 1 ऑन 2 है और बाइजेक्टिव है, सिंपल। यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक एंड डिफरेंट इमेज इन सेट बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन ए। मतलब ये आपका सेट ए और ये आपका सेट बी, ए बी सी 1 2 3, ए 2 से कनेक्ट है, बी 1 से कनेक्ट है, सी 3 से कनेक्ट है। ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, बिल्कुल। हर एलिमेंट कनेक्ट है डिफरेंट एलिमेंट के साथ, यूनिक एलिमेंट के साथ, बिल्कुल। फंक्शन इज 1 1। फिर ऑन टू चेक करना है, कोडोमेन बराबर रेंज है, बिल्कुल। कोडोमेन है सेट बी और रेंज क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स 1 2 3, यानी कि कोडोमेन बराबर रेंज तो फंक्शन ऑन टू भी है, दैट मीन्स ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। तो यही इसने बोला है कि सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्ट हो यूनिक एंड डिफरेंट एलिमेंट के साथ, और सेट बी का कोई ना कोई इमेज जरूर होना चाहिए सेट ए के अंदर, सेट बी के हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए सेट ए के अंदर। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं 1 1 एंड ऑन टू, राइट। जैसे ग्राफिकल टेस्ट क्या बोलेगा, एग्जाम्पल अभी लूंगी मैं, टेंशन ना लो। A function f a to b is 1 1 on 2 if each line drawn parallel to x axis, हर लाइन जो x axis की पैरेलल हो, through the points in the codomain cuts the graph at exactly 1 point। सिर्फ एक बार कट करना चाहिए। ग्राफ बना के बताती हूँ मैं आपको, दिस इज x axis, y axis, और जो ये ग्राफ है बेसिकली वो ये है y is equals to x। अब मुझे पता करना है कि भैया 1 1 on 2 है या नहीं, ठीक है। जो फंक्शन डिफाइंड है वो R2R है, यानी कि कोडोमेन R है, यानी कि कोडोमेन हमने पकड़ लिया R, यानी कि मैं लाइन कहीं भी ड्रॉ कर सकती हूँ, कहीं भी लाइन ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये लो मैंने ड्रॉ करी, तो ये ग्राफ को सिर्फ एक बार कट करे, यहाँ पे ड्रॉ करी एक ही बार कट करी, यहाँ पे ड्रॉ करी एक ही बार कट करी। तो उसने कहा है एवरी लाइन जो कोडोमेन हम ड्रॉ करें वो ग्राफ को अगर सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है तो उस फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू दोनों बोलते हैं, राइट। तो दिस इज द ग्राफिकल टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, ये फंक्शन ये एनसीईआरटी का सवाल है और सिमिलरली क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है क्वेश्चन। ये आपके पास सेट ए फंक्शन है R जिसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है, सेट बी में ऑल रियल नंबर्स 1 इज नॉट इंक्लूडेड। कंसीडर द फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड बाय एफ एक्स आपको दिया हुआ है x - 2 अपॉन x - 3। हमें पता करना है कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है या नहीं। तो इट्स वेरी इजी, 1 1 के लिए क्या करेंगे, f of x1 बराबर f of x2, x1 - 2
अपॉन x1 माइनस 3, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6. नेक्स्ट इधर किया x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6. 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 कैंसिल. माइनस 3x1 है इधर जाएगा, माइनस x1 ये उधर जाएगा, माइनस x2. तो वी हैव x1 बराबर x2. यानी कि f ऑफ x1 करने पे x1 बराबर x2 आ गया. तो फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया. अब ऑन टू कैसे चेक करेंगे? रेंज निकालेंगे. रेंज कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ. रेंज निकालने के लिए इस फंक्शन को आप y के बराबर कर दोगे. ध्यान से देखना, ठीक है. हमेशा रेंज ऐसे निकालते हैं फंक्शंस की. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 xy माइनस 3y. फिर आप पूरे के पूरे फंक्शन x को y की फॉर्म में ले आओगे. ध्यान से देखना. तो कैसे? x माइनस xy 2 माइनस 3y, x कॉमन 1 माइनस y 2 माइनस 3y. सो x आ चुका है 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y. अब मैं अगर यहाँ पे बोलूँ x अगर रियल है तो y क्या नहीं होना चाहिए अगर इसको डिफाइन होना है, यानी कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, यानी कि 1 माइनस y शुड नॉट बी 0, यानी कि y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी. यानी कि y में सारी वैल्यूज अलाउड है एक्सेप्ट 1 के अलावा सब कुछ आ सकता है. तो ये y की वैल्यू आ चुकी है. y क्या थी? रेंज. रेंज क्या आ गई? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1. एंड फंक्शन a टू b डिफाइंड है, तो b आपकी क्या थी? कोडोमेन. तो कोडोमेन भी क्या है? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1. रेंज भी क्या आ चुकी है? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1. दैट मीन्स योर रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन. तो फंक्शन इज ऑन टू. ये बोलता है फंक्शन इज 1 1. हियर ही सेज दैट फंक्शन इज ऑन टू. दैट्स व्हाई द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू. बोथ हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या बोलता है जरा ध्यान से देखना. एक फंक्शन है a से b एंड दूसरा फंक्शन है b से c. p यानी 2 फंक्शंस. चलो, एक फंक्शन ये है a से b डिफाइंड है, ये रहा फंक्शन a टू b. एक फंक्शन आपका डिफाइंड है f. दूसरा फंक्शन है b से c डिफाइंड है, जिस फंक्शन का नाम दिया है g. ओके, नेक्स्ट देन फंक्शन f टेक्स एन एलिमेंट x जो a से बिलोंग करता है टू एन एलिमेंट f ऑफ x इज इक्वल टू y. x कनेक्टेड है यहाँ y से. y कैसे आया? जब हमने फंक्शन x f में x पुट किया तो y आया. फिर दिस y इज फर्दर टेकन बाय j टू ऑब्टेन एलिमेंट z. फिर इस y को किसने उठाया? इस g फंक्शन ने. यानी कि g में जब मैंने y पुट किया तो मुझे z मिला. यानी कि इस सेट a का x कनेक्टेड है y से, इस सेट b का y कनेक्टेड है z से. मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना. इस सेट a का x कनेक्टेड है इसके y से, इस सेट b का y कनेक्टेड इस सेट के z से. ठीक है, यानी कि सबसे पहले f ऑफ x की वैल्यू निकाली तो y आया. फिर y लिया g ने. कौन से फंक्शन ने लिया है इसको? g ने. तो g ऑफ y पुट करने पे कितना आया? z आया. f ऑफ x करने पे y आ रहा है और g ऑफ y पुट करने पे z आ रहा है. यानी कि ये दो फंक्शंस के एलिमेंट एक दूसरे के एलिमेंट इस तरीके से ले रहे हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जिसको डिनोट करते हैं हम गॉफ एक्स से. किससे डिनोट करते हैं? गॉफ एक्स से. किससे डिनोट करते हैं बेटा? गॉफ एक्स, विच इज द कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स. क्या हुआ गॉफ एक्स का मतलब? इसका मतलब है पहले तो g के अंदर एफ एक्स है. गॉफ एक्स का मतलब g के अंदर एफ एक्स है, राइट. सबसे पहले आपके एफ एक्स लिया, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा? y. तो ये हो गया आपका y. फिर g ऑफ y लिया, g ऑफ y कितना आया? z. तो g ऑफ y आ गया z. तो वी कैन से दैट दिस गॉफ एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आई है? z के. दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन gx एंड fx, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आप गॉफ एक्स से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गॉफ एक्स से, विच इज g ऑफ fx. आई पास समझ? दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. ठीक है, यहां पे इसने यही बोला कि फंक्शन a था, सेकंड फंक्शन g था, then the composition of function f and g is denoted by gof and it is the function gof a to c हो जाएगा. उसने बोला जब gof x ले रहे हैं तो g के अंदर fx आएगा और x belongs to set a है. ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो जरा मैं आपको बताती हूँ. जैसे आपके पास है, आपको gof x निकालना है. ठीक है, क्या निकालना है? gof x. जरा ध्यान से देखना. तो gof x का मतलब क्या होगा? बहुत ध्यान से, g ऑफ fx. ठीक है, नाउ सबसे पहले fx यानी कि फंक्शन
कहां से होगा बेटा, ये रहा, f1 पुट करने पे कितना आ रहा है 2, यानी कि 1 पुट किया तो ये कितना आ गया बेटा 2 आ गया, और g में 2 पुट करने पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो g ऑफ 2 कितना है 3, यानी कि जब गॉफ में 1 पुट किया तो वैल्यू कितनी आ गई 3. तो दिस इज हाउ वील कैलकुलेट गॉफ. समझ आ गया? इस तरीके से हम अपनी गॉफ की वैल्यू निकालते हैं. फाइन. क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लाइक दिस. आपके पास एक फंक्शन है fx, दूसरा फंक्शन है बेटा gx. उसने बोला fog x एंड gof x निकालिए. अब पहले समझना, fog x का मतलब क्या हुआ, f के अंदर gx. व्हाट डू यू मीन बाय fog x बेटा, f के अंदर gx, राइट? तो बेटा व्हाट इज gx, देखो ध्यान से, विच इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आता है आपके स्कूल में, ठीक है. व्हाट इज gx, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. अब यहाँ पे fx कितना था 2x प्लस 5, तो fx ये है, तो f ऑफ दिस क्या होगा, x की जगह ये पुट कर दो, सिंपल. तो x की जगह ये पुट कर दिया, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. तो दिस इज द आंसर, 2x स्क्वायर 2 5 10x 2 3 6. ये आपका क्या आ गया बेटा, fog x आ गया. क्या आ गया बच्चा, fog x आ गया, राइट. अगर gof x निकालना है, बहुत ध्यान से देखना, तो gof x का मतलब क्या हो गया, g के अंदर fx पुट कर दो. gof x का मतलब क्या हो गया, g के अंदर fx पुट कर दो, ठीक है. व्हाट इज fx, 2x प्लस 5. व्हाट इज fx, 2x प्लस 5. ओके फाइन, पुट कर दिया. आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो व्हाट इज gx, gx कितना था बेटा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. तो यानी कि उस हर x की जगह ये चला जाएगा, विच इज 2x प्लस 5. यानी कि तो x स्क्वायर मतलब 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, माइनस 5x का मतलब x की जगह 2x प्लस 5 और प्लस 3. हर x की जगह कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5. यहाँ पे हर x की जगह क्या हो गया था, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. 2x प्लस 5 था, आई फॉरगॉट दिस थिंग, दैट शुड बी प्लस 5 ऑल्सो, राइट. तो बहुत सिंपल बेटा, दिस इज 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 2 4x, 5 20x, माइनस 5 2 10x, 5 5 25 प्लस 3. तो इट विल गिव यू फाइनल आंसर जब हम कैलकुलेट कर देंगे. सो 4x स्क्वायर 20 माइनस 10, which is 10x, 25 25 cancel plus 3. तो ये आपका gof x आ चुका है, and this is your fog x. 6 plus 5 is 11, right? तो इस तरीके से हम fog और gof कैलकुलेट करते हैं. This is your composition of function, right? ये आपका बेटा होता है composition of function. Let's move forward. Next we have inverse of function. Composition of function पे ये था, बस हमें fog gof इस तरीके से निकालना होगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरी इंपॉर्टेंट, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या बोलता है कि अगर एक फंक्शन f है a टू b इज अ गिवन बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि वो 1 1 ऑन टू दोनों है. क्या हुआ कि वो 1 1 ऑन टू दोनों है. देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन b टू a से b के एक फंक्शन डिफाइंड है, तो दूसरा फंक्शन आ जाए b से a, वो यूनिक होना चाहिए such that अगर f of x करने पे y आ जाए तो g of y करने पे x आ जाए. x belongs to set A and y belongs to set B, then G is called the inverse of f and denoted by f inverse. मतलब समझाती हूँ, जैसे एक फंक्शन है f, ठीक है, 1 2 3 a b c, 1 b से 2 c से 3 a से कनेक्टेड है, राइट. फाइन, ये सेट A है और ये सेट B है. एक और फंक्शन ऐसे आ जाए जो सेट B से सेट A हो जाए. ध्यान से देखना, सेट B से सेट A हो जाए, ठीक है. सेट B में क्या था बच्चा, A B C. A में क्या था बच्चा, 1 2 3. 1 B से कनेक्टेड था तो यहाँ पे B 1 से कनेक्ट हो जाएगा. 2 C से कनेक्टेड था तो C 2 से कनेक्ट हो जाएगा. 3 A से था तो A 3 से हो जाएगा, ठीक है. ये A टू B था तो ये B टू A बन जाए, सिंपल. यानी कि जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज हो जाएगी, जो इसकी कोडोमेन थी वो इसकी डोमेन बन जाएगी, सिंपल. अगर इस तरीके से एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उस केस में ऐसे फंक्शन को हम इनवर्स ऑफ फंक्शन बोलते हैं. यानी कि अगर ये f है तो ये f इनवर्स है, तो ये क्या हो गया, इनवर्स ऑफ f. ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ f, जिसको डिनोट करेंगे f इनवर्स से, f रेज़ टू द पावर -1. यानी कि अगर एक फंक्शन a से b डिफाइंड है तो दूसरा फंक्शन ऐसा हो जाए जो b से a डिफाइंड हो जाए और वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन 2 दोनों होना चाहिए. यूनिक का मतलब सिर्फ एक ही ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए. तो उस केस में ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ
फंक्शन, राइट, दैट इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन। इसका डोमेन, इसका कोडोमेन और इसका कोडोमेन इसकी डोमेन बन जाती है, जो इंटरचेंज हो जाते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। एग्जाम्पल क्वेश्चन से देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं कि जो f और f इनवर्स होता है दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। f और f इनवर्स हमेशा मिरर इमेज होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं y बराबर x के अबाउट, तो ये log x होता है और ये e रेज़ टू द पावर x होता है। e रेज़ टू द पावर x और log x जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, राइट। सॉरी, इनवर्स फंक्शंस भी होते हैं और ये मिरर इमेज भी होते हैं। तो y बराबर x के अबाउट क्या है, मिरर इमेज है ये, ठीक है, देख सकते हैं दूसरे की मिरर इमेज बनी हुई है। ये एक प्रॉपर्टी है कि f और f इनवर्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, राइट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। होता कैसे, इनवर्स निकालते कैसे, वो जरा देखें, राइट। Properties for finding inverse. First check the function is bijective or not. First of all we have to check कि function bijective है या नहीं। Bijective का मतलब वो 1 1 and on 2 दोनों होना चाहिए। दूसरी चीज, if it is bijective तो रिवर्स कैलकुलेट करने के लिए हम x को f इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे। मतलब क्वेश्चन के थ्रू समझो, जैसे मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहला स्टेप मैं चेक करूंगी कि 1 1 on 2 है या नहीं। चलो फटाफट से चेक करते हैं, ठीक है। यानी कि f of x1 बराबर f of x2, ये अगर आपको दिया है, यानी कि 2x1 प्लस 3 बराबर 2x2 प्लस 3, ऐसे बराबर दिया है। 3 से 3 कैंसिल, सो 2x1 बराबर 2x2 है। 2 से 2 कैंसिल करने पे x1 बराबर x2 आ गया। यानी कि जब f of x1 बराबर f of x2 था तो उस केस में मुझे क्या मिल चुका है, x1 बराबर x2 मिल चुका है। यानी कि फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन चेक हो गया। फिर ऑन टू चेक करना है तो रेंज निकालेंगे कैसे, 2x प्लस 3, तो x कितना हो गया, y माइनस 3 अपॉन 2। ये बिलोंग्स टू r है, यस, यानी कि y बिलोंग्स टू r है। यानी कि कोडोमेन बराबर रेंज भी है, कोडोमेन बराबर रेंज भी है, तो फंक्शन ऑन टू भी है। तो स्टेप नंबर 1 तो हो गया कि फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, राइट। हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स, स्टेप नंबर 2, ध्यान से देखना। क्या करना है, जो भी ये फंक्शन दिया है जिसका इनवर्स निकालना है, इसको हमेशा y की इक्वल कर दो। बच्चा किसके इक्वल कर दो, y के, क्लियर। अब x को y की फॉर्म में लेकर आना है, सो 2x इज इक्वल टू y माइनस 3, x इज इक्वल टू हो गया y माइनस 3 अपॉन 2। x को y की फॉर्म में लाना है। अब इस x को तो रिप्लेस कर दोगे f इनवर्स x से और इस y को रिप्लेस कर दोगे x से। सिंपल है, पहले हमने x को y की फॉर्म में लाया, इस x को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स x से और इस y को रिप्लेस कर देंगे x से। जो ये फंक्शन आया है दिस इज योर इनवर्स ऑफ fx। इस तरीके से बेटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं इनवर्स ऑफ fx। पहले हमने चेक किया 1 1 on 2 और फिर इनवर्स निकालने के लिए उसको y के बराबर किया, x को y की फॉर्म में लेकर आए, x की जगह f इनवर्स x से रिप्लेस कर दिया और y की जगह x से रिप्लेस कर दिया, एंड दिस विल गिव यू द इनवर्स ऑफ फंक्शन। इजी, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इनवर्स। इस तरीके से हम लोग बेटा इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। लास्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, बाइनरी ऑपरेशंस, राइट। बहुत इजी टॉपिक है, फटाफट से देखते हैं जरा। When two elements are operated in addition, subtraction, multiplication, division, etc. operations, a new element is formed, and if the new element belongs to the same set to which two given elements belong, the operation is called binary operation. मतलब जैसे मैंने दो एलिमेंट्स उठाए, उसको प्लस किया, C आया। अगर A और B मैंने नेचुरल उठाए थे तो उस केस में प्लस करने पे अगर C भी नेचुरल आया है, अगर इफ C is also natural, then we'll say that this addition operation, addition is binary operation. उसने यही बोला है कि भैया आपने दो एलिमेंट्स उठाए, दोनों एलिमेंट्स में कोई ऑपरेशन लगाया और नया एलिमेंट आया, अगर वो नया एलिमेंट उसी सेट से बिलोंग करता है जिससे दो उठाए थे तो उसे हम बोल देंगे बाइनरी। आगे बात समझ में, जैसे मैंने दो नंबर अगर होल नंबर उठाए होते, दोनों को प्लस करने पे भी होल नंबर आएगा, आप देख सकते हो, जिसे नेचुरल है तो 2 + 3 करने पे भी 5 आ रहा है, 2 भी नेचुरल है, 3 भी नेचुरल है, तो 5 भी तो नेचुरल है। दैट्स व्हाई इन दोनों को ऐड करने पे सेम सेट से बिलोंग कर रहा है, ये दोनों भी नेचुरल है तो 5 भी नेचुरल है।
तो इस केस में हम इसको बोलेंगे दिस एडिशन ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स इज बाइनरी। समझ में आ गया? यही अंग्रेजी में लिखा हुआ है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट डेफिनेशन को अगर मैथमेटिकली देखें, बाइनरी ऑपरेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऑन सेट ए, एस्ट्रिस्क ए क्रॉस ए करने पे, यानी कि पहला एलिमेंट भी सेट ए से लिया, दूसरा एलिमेंट भी सेट ए से लिया, प्रोसेस करने पे, ऑपरेशन लगाने पे जो एलिमेंट आया अगर वो भी सेट ए से है तो हम इसको बाइनरी बोलते हैं और इसको डिनोट इस तरीके से करते हैं, एस्ट्रिस्क यानी कि जैसे प्लस है a कॉमा बी तो इसका मतलब हो गया a प्लस बी, या एस्ट्रिस्क मैंने बोला a कॉमा बी तो मैंने इसको डेफिनेशन दे दी a प्लस बी, या मैं बोलूं a एस्ट्रिस्क b मैं बोल रही हूं a प्लस बी, तो आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो। क्लियर? एस्ट्रिस्क a कॉमा बी मतलब ये एडिशन ऑपरेशन की बात करें, a प्लस बी डेफिनेशन बदलती है, a एस्ट्रिस्क b की डेफिनेशन मैंने दे दी a प्लस बी, तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ठीक है? दिस इज हाउ वी गिव द डेफिनेशन। फाइन। क्वेश्चन, show that addition, subtraction and multiplication are binary operations on R, but division is not a binary operation. ठीक है? अब समझना। Further show that division is a binary operation on R not of non-zero real numbers. उसने क्या बोला कि पहला ऑपरेशन क्या है, a एस्ट्रिस्क b एडिशन। ध्यान से देखना, पहले हम लोग चेक कर रहे हैं एडिशन पे, अब इसने बोला है कौन, ऑन बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, कैपिटल आर मतलब रियल, तो आपको अच्छे से पता है ए भी रियल लूं बी भी रियल लूं, अगर मैं रियल प्लस रियल करूंगी तो रियल मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, राइट? दैट मींस क्या हो गया, ये बाइनरी क्या हो गया, ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, यस दिस इज बाइनरी। ठीक है? सिमिलरली अगर मैं अब ए एस्ट्रिस्क बी सब्ट्रैक्शन ले रही हूं ए माइनस बी, तो अगर मैं रियल को रियल करूंगी माइनस तो रियल आएगा, यस, सो दिस इज ऑल्सो बाइनरी। बिल्कुल फाइन। अब मैंने थर्ड ऑपरेशन लिया a एस्ट्रिस्क b विच इज a मल्टीप्लाई b, तो अगर मैं रियल को मल्टीप्लाई करूंगी रियल से तो रियल आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, राइट? यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो हमने लिया दिस इज ऑल्सो बाइनरी, तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों के तीनों क्या प्रूफ कर दिए बच्चा, बाइनरी प्रूफ कर दिया। लेकिन डिवीजन में प्रॉब्लम है यार, क्या कि भाई अगर मैंने बोला a एस्ट्रिस्क b है a बाई बी, तो मेरे डिनोमिनेटर में b गया, तो क्या b कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी कि b की वैल्यू आप जीरो नहीं ले सकते, और आप बोल रहे हो कि बाइनरी ऑन r, यानी कि रियल नंबर में तो जीरो आता है, ऑफ कोर्स आता है, तो यानी कि b कैन नेवर बी जीरो, b कैन नेवर बी जीरो, यानी कि हम ले ही नहीं सकते, so this is not binary, यानी कि ऑन आर पे तो बाइनरी नहीं है। फिर उसने बोला फर्दर शो दैट डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर नॉट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। आर नॉट पे है यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर्स पे, ऑफ कोर्स अगर नॉन जीरो है यानी कि जो अब आर नॉट है वो नॉन जीरो, यानी कि बी अगर नॉन जीरो उठाने हमें, यानी कि जो भी दो नंबर्स उठाने वो नॉन जीरो नंबर्स उठाने, तो 110% है कि अगर मैं आर नॉट को आर नॉट से डिवाइड करूंगी तो आर नॉट आएगा। आर नॉट बोल रहा है नॉन जीरो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो उस केस में बाइनरी होगा, यही क्वेश्चन ने बोला था। आगे बात समझ, तो दिस इज व्हाट बाइनरी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बाइनरी, फर्स्ट कम्यूटेटिव, a एस्ट्रिस्क b अगर b एस्ट्रिस्क a है, जैसे a एस्ट्रिस्क b मैंने बोला a प्लस b है, तो बच्चा यू नो वेरी वेल a एस्ट्रिस्क b करो या b एस्ट्रिस्क a करो, मतलब a प्लस b करो या b प्लस a करो, तो ये कैसा सेम रिजल्ट देता है? ऑफ कोर्स देता है, तो दिस इज व्हाट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट बेटा आपका आ गया एसोसिएटिव, ये बोलता है अगर a एस्ट्रिस्क b करूं फिर एस्ट्रिस्क c, या b एस्ट्रिस्क c पहले कर लूं फिर a के साथ करूं, तो सेम रिजल्ट आता है, यस। जैसे मैंने बोला a एस्ट्रिस्क b मैंने माना a इंटू बी, राइट बच्चा? तो a इंटू बी इंटू सी करो, सेम रिजल्ट आएगा, या b इंटू सी पहले मल्टीप्लाई करो फिर a के साथ मल्टीप्लाई करो, सेम रिजल्ट आएगा, ऑफ कोर्स दैट मीन दिस इज अ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये बोल रहा है कि a एस्ट्रिस्क दो ऑपरेशन, एक एस्ट्रिस्क एक o है, तो ये a एस्ट्रिस्क b o a एस्ट्रिस्क c, मतलब जैसे एक ऑपरेशन है इनटू और ये है प्लस, तो होता है ना ये a इंटू सी, a सॉरी इसको मैंने प्लस ले लिया, ध्यान से देखना, मैंने बोला a इंटू बी प्लस सी है,
तो आप क्या बोलते हो भाई, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से जानते हैं, दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट एस्टेरिस्क बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर डिफाइंड बाय a एस्टेरिस्क b is called the identity element if a asterisk e asterisk a करने पे a आ जाए। ध्यान से देखना, a asterisk e करने पे और e asterisk a करने पे अगर a आ जाए तो उस केस में हम e को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। आई गिव एन एग्जांपल, जैसे मैंने बोला a asterisk b जो ऑपरेशन है वो है इनटू का, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं बोल रही हूं a एस्टेरिस्क e एस्टेरिस्क a करने पे a आ जाए, दैट मीन्स a इंटू 1 इंटू a करने पे a आ जाए, तो आता है a 1 a 1 इज a आता है बिल्कुल। तो 1 क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन मल्टीप्लीकेशन। किस ऑपरेशन के लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए e क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। दिस इज व्हाट आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। तो यह आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू, जीरो नहीं अलाउ करता। a एस्टेरिस्क b आपको जो ऑपरेशन दिया है, दिस इज बच्चा a b अपॉन 2, राइट। अब आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या है? a एस्टेरिस्क e पे a आ जाए, राइट। दैट मीन्स a e अपॉन 2, ऑपरेशन ये है तो ये लगा दूंगी, बराबर ई ए अपॉन 2 करने पे a आ जाए। दैट मीन्स ए ई अपॉन 2 करने पे a आ जाए, a से a कैंसिल, e की वैल्यू 2 आ गई। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, राइट। फाइन, सो दिस इज व्हाट द अबाउट दिस चैप्टर। फाइन, सो आई होप यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा। हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए बेटा। सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ये आपके लिए वो टाइप का रिवीजन हुआ जो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे अगर आपका प्री बोर्ड्स है या एग्जाम में एक दिन के बाद है, समझ में नहीं आ रहा है कि फटाफट से कैसे रिवाइज करें, तो प्लीज गो थ्रू दिस रिवीजन। इसमें सारी चीजें कवर हो गई। फिर हमने शुरुआत करी रिलेशंस, फंक्शंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन, इनवर्स एंड फाइनली बाइनरी ऑपरेशंस। So I hope this lecture will be very fruitful for you and this concept mapping ने आपकी इस लाइफ के टॉपिक के आपके दिमाग में इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहे होंगे क्लियर कर दिए होंगे। सो क्लास, थैंक यू सो मच क्लास। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ इस कॉन्सेप्ट मैपिंग की सीरीज में। तब तक के लिए क्लास, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर क्लास, थैंक यू।